नमस्कार दोस्तों, रविकांत टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ छिंदवाड़ा से आए हुए दिनेश भट्ट जी हैं, जो कि एक आला दर्जे के कहानीकार हैं, शानदार कहानियां लिखते हैं और देश के कहानीकारों में उनका एक स्थान है और अपनी लगातार अच्छी कहानियों से उन्होंने देश के कहानीकारों में अपनी एक अहम जगह बनाई है। उनसे आज हमारी बात हो रही है। दिल्ली में आए हुए हैं, तो इसका मैंने लाभ उठाया कि उनसे बातचीत की जाए और छिंदवाड़ा के साहित्यकारों में बात की जाए। जहाँ जहाँ वो जाते हैं, साहित्यकारों को लेकर के खास तौर से देश में किस तरीके के साहित्यकारों से वो मुलाकात करते हैं, साहित्यिक माहौल जो होता है उसको लेकर के उनकी क्या धारणा है, इस पर हम बात करेंगे। उनकी कहानियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा देश के साहित्यकारों और देश में जो साहित्यिक माहौल है उस पर बात करेंगे। जैसे हम लोग इलाहाबाद में बहुत ही गर्व के साथ कहा करते थे कि जब मैं एमए में पढ़ता था, आज भी कहता हूं कि मेरे समय में इलाहाबाद में साहित्यकारों की एक पूरी गैलेक्सी हुआ करती थी। अमरकांत, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश प्रसाद गुप्त, दूधनाथ सिंह मार्कंडे और तमाम साहित्यकार, केशव चंद्र वर्मा, सारे एक साथ हुआ करते थे। और शेखर जोशी, तो उनके बीच में उठना बैठना अंदर से लगता था कि हम एक बड़ी साहित्यकारों की जो एक गैलेक्सी है उसके बीच में उठ बैठ रहे हैं। ये जो फीलिंग है, ये पर्सनली मेरे लिए जीवन भर की एक धरोहर है, एक असेट है, एक मन में रहने वाला एक गौरव और गर्व है। तो उसी तरीके से आज दिनेश भट्ट जी पूरे देश में ट्रेवल करते हैं। हाल ही में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। अब इन्होंने फैसला किया कि अब हम देश भर में टहलेंगे और लिखेंगे। तो दिनेश भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रविकांत टीवी में। जी सर, थैंक यू, नमस्कार। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस समय, सीधा सवाल, इस समय जैसे पहले कहा जाता था कि इलाहाबाद जो है साहित्यिक राजधानी है, इलाहाबाद साहित्य की सबसे बड़ी कर्मभूमि है। क्या आज कोई भी शहर इस तरह से जाना जाता है? ये कहना तो मुश्किल है रविकांत भाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि भोपाल शहर है और दिल्ली है और कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर अब इस तरीके का माहौल है कि जहाँ पर साहित्यकार एक साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं और जहाँ पर ज़्यादा लेखन हो रहा है। बाकी ये है कि अब वो जो जैसे जबलपुर एक शहर हुआ करता था, जब ज्ञानरंजन जी थे, परछाई जी थे, तो क्या मलय जी वहाँ पर थे, तो बहुत सारे जो बड़े साहित्यकार हैं जो चले गए हैं दुनिया से, लेकिन बाद के जो लोग लिख रहे हैं उनमें कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें यह परंपरा अभी कायम है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली उसमें एक शहर है जिसमें ज़्यादा साहित्यकार जो हैं और ज़्यादा अच्छे लेखक जो हैं वो हैं। भोपाल वैसा शहर है। यानी दिल्ली को आप नंबर 1 पे रखते हैं इस समय और भोपाल को नंबर 2 पे? जी। भोपाल वाले बहुत आपके खुंदक खा जाएंगे। नहीं, भोपाल में ये बहुत अच्छी बात है कि भोपाल जो शहर है उसमें विचारधारा के स्तर पर अगर हम देखें तो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और भी बहुत सारे लेखक संघ हैं जिनमें बहुत सारे लेखक लिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं कि पूरे देश के। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन तो इलाहाबाद का है? नहीं, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जो, हाँ ऐसे कहिए। हाँ, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जो जब आप हिंदी साहित्य सम्मेलन कहेंगे तो सिर्फ इलाहाबाद नहीं, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें अभी पलाश सुरजन जो है वो साल में एक बड़ा कार्यक्रम उसमें करते हैं और पूरे देश भर के उसमें साहित्यकार आते हैं। और कुछ बड़े शहरों में हम लखनऊ को ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आपके शहरों में, इलाहाबाद में भी काफ़ी लेखक इस समय, भले ही पुराने लेखक आप जिनकी बात कर रहे थे वो लेखक नहीं रहे, लेकिन साहित्य की धारा वहाँ पर
अभी है। पटना में साहित्य की धारा अभी बहुत अच्छी है। और जो कुछ शहर ऐसे हैं, विशेष तौर पर हिंदी साहित्य की हम बात करें तो, और कोलकाता से भागर्थ पत्रिका कुछ जो पत्रिकाएं जो निकल रही हैं वो उन्होंने साहित्य के वजूद को बना के रखा हुआ है और बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकल रही हैं। दिल्ली से तो बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं और हंस और बहुत सारी पत्रिकाएं। मैं जानबूझ करके सीधी बात कर रहा हूँ जिससे कि कुछ तथ्य निकल के आए, क्योंकि ज्यादातर लोग गोलमोल बात करते हैं तो कुछ पता नहीं लगता है। तो आप भोपाल की, जब मैंने बताया कि आप पीटे जाएंगे तो आपने भोपाल की बात कर दी, लेकिन हमने सुना इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि भोपाल इस समय शानदार काम कर रहा है, भोपाल के साहित्यकार शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली को नंबर 1 पे रखते हैं तो क्यों रखते हैं? कौन से साहित्यकार इस समय यहां पर हैं जिसकी वजह से आप दिल्ली को नंबर 1 पे रखते हैं? क्या कारण है दिल्ली को नंबर 1 पे रखने का? मुझे लगता है कि दिल्ली तो राजधानी है ही, और बहुत सारे, जैसे हम जो राजधानी होने से साहित्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। राजधानी से तात्पर्य मेरा ये है, ज्यादातर ये हो सकता है कि लोग रोजगार के लिए यहाँ ज्यादा नहीं, फिर भी जो मेरा तात्पर्य ये है कि बहुत सारे जो प्रकाशन हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं वो दिल्ली से निकल रही हैं। हंस हैं, ज्ञानोदय हैं, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, और बहुत सारे जो बड़े राइटर हैं दिल्ली और अपना जो अपना NCR क्षेत्र है उसमें हैं, और बड़े हम जिनका नाम आपको याद हो, हाँ मैं बोलता हूँ, जरूर नाम लीजिए, क्योंकि हम आज की बात जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि जो नए लेखक हैं उनको, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, खासतौर से हम ये पॉडकास्ट उनके लिए कर रहे हैं कि वो जाने कि उनके समय में कौन कौन से लेखक कहाँ काम कर रहे हैं, वो चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। हम चाहेंगे कि आप लेखकों का नाम भी लें। बिल्कुल बिल्कुल मैं लेता हूँ। जैसे ममता कालिया, रविंद्र कालिया नहीं रहे लेकिन ममता कालिया निरंतर लिख रही हैं। कल अल्पना मिश्र जो अच्छी कहानीकार हैं वो लगातार लिख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीलाधर मंडलोई यहाँ पर हैं, विष्णु नागर हैं, हीरालाल नागर हैं, असगर बजाहत हैं, ये सारे लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली और NCR में आपके ये मिलेंगे। गुड़गांव में बहुत सारे हैं, विनोद शाही जी हैं, इन सबको दिल्ली का ही मानते हैं जो दिल्ली NCR जी गीतांजलि श्री हैं, और भी बहुत सारे लेखक हैं जो अच्छे लेखक हैं, जो और उसके अलावा भी बहुत सारे लेखक हैं जो, और अच्छी पत्रिकाएं यहाँ से निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में तो एक माहौल जो साहित्य का होना चाहिए वो होना है, और वो एक होता है, और जो पूरे देश को एक अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। भोपाल और छोटी जगहों में तो है ही बड़ा, और अक्सर ये होता है कि जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों के जो लेखक हैं जो बहुत बड़ा लिख रहे हैं, उनको किस प्रकार से नोटिस लिया जाता है वो एक अलग बात है। लेकिन जो साहित्य लेखन जो है वो चाहे कविता का हो, चाहे गद्य का हो, चाहे कहानी का हो, चाहे उपन्यास का हो, वो देश में सब तरफ है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर वह दिखता भी है। दिल्ली से हम भोपाल पर जाएं उससे पहले आपने जो कहा कि छोटे छोटे शहरों में बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उन छोटे छोटे शहरों में जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनके बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा जिक्र। हाँ मैं जरूर करता हूँ। मेरे छिंदवाड़ा से मोहन कुमार डहरिया हैं, बहुत बढ़िया। उनका जो एक कविता का फॉर्म है वो एक अलग फॉर्म है, ठीक है ना। हम अगर मध्य प्रदेश के ही बहुत सारे शहरों में अगर हम जाएं, जैसे अपना जबलपुर में अभी राजेंद्र दानी हैं कथाकार, वो हैं। आपके विदिशा में ब्रज श्रीवास्तव हैं, उज्जैन में हैं लोग, इंदौर में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कविताओं पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहानियों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन पे काम कर रहे हैं। बिहार में बहुत अच्छा लेखन। बिहार में किन शहरों में? बिहार में विशेष तौर पर पटना में हम अगर देखें, अब तो कुछ लोग चले गए, लेकिन जो बिहार के जो शहरों में हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आरा में भी कुछ लोग हैं, आरा में भी हैं, और आपके इलाहाबाद में भी अब जो जैसे मनोज पांडे वगैरह जो हैं, मोहम्मद आरिफ हैं, मनोज पांडे हैं, ये सब इलाहाबाद में, ये अभी इलाहाबाद में हैं। अगर हम बनारस में देखें तो त्रिपाठी, बसंत त्रिपाठी हैं, है ना, और बहुत सारे लोग जो ये हैं।
विवेक निराला और विवेक अर्जुन निराला त्रिपाठी है की आप बात इलाहाबाद नहीं करेंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। विवेक निराला है इलाहाबाद में, बहुत बढ़िया वो लिख रहे हैं। और भी बहुत सारे कवि जो हैं जो नई कविता को जिन्होंने जीवंत रखा है, और आलोचना के क्षेत्र में बहुत अच्छा राकेश बिहारी आलोचना के क्षेत्र पर हैं, पंकज मित्र हैं, है ना। इलाहाबाद में गीतकार हैं यश मालवी जी जी। गीतकारों पर लोग कम बात करते हैं, लेकिन यश मालवी ने इतना ज्यादा अच्छा लिख दिया है जी कि अब मुझे लगता है कि जब इलाहाबाद की बात हो तो यश मालवी की भी बिल्कुल, बात हो, बिल्कुल। अंशु मालवी की भी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यश मालवी के गीतों की तो कुछ अलग ही बात है। जी, उन्होंने बिल्कुल। इतना बढ़िया गीत उन्होंने लिखा है। वहां पर रतिनाथ योगेश्वर हैं हाँ। और तमाम और साहित्यकार अभी भी हैं जो काम कर रहे हैं। भोपाल की आप बात कर रहे थे, भोपाल में इस समय कौन कौन से लेखक हैं जिनको एक आम साहित्य के विद्यार्थी को जरूर जानना चाहिए भोपाल और इर्द गिर्द? बिल्कुल, राजेश जोशी। राजेश जोशी इतने अच्छे कवि हैं, उन्हें समझना चाहिए। कुमार अंबुज वहाँ पर कुमार अंबुज की कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उनको आप जरूर पढ़ें। और कहानीकारों में अगर हम देखें तो उर्मिला शिरीष हैं, रमाकांत श्रीवास्तव हैं, आजकल सुबोध श्रीवास्तव भी वहाँ पर आ गए हैं। सुबोध श्रीवास्तव बड़े कहानीकार हैं, और उर्मिला शिरीष बहुत बढ़िया लिखती हैं, उनको आप पढ़ें। और आपके उस क्षेत्र में अगर हम जाएं, आपके उर्दू के क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में, तो वहाँ पर बहुत अच्छे गजलकार इस समय हैं। जैसे भोपाल में जैसे मंजर भोपाली हैं, आपके असद जैदी हैं, और भी लोग हैं जो इतनी अच्छी गजल लिख रहे हैं। और असद जैदी गुड़गांव में है कि वहाँ? नहीं, गुड़गांव में, करेक्ट। हाँ, सॉरी देखिए उनका नाम है, वो दूसरे उनके नाम ले रहा था मैं, उनकी जगह असद जैदी का आ गया। गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव में, सही असद जैदी है। तो भोपाल में भी इतने बड़े साहित्यकार नहीं रहे, उसके बाद में भी अभी जो लोग हैं वो अच्छा लिख रहे हैं, और उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अगल बगल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, हाँ, मध्य प्रदेश अलग अलग जिलों, उज्जैन, आपके जो इंदौर है ना, इंदौर में विनीत तिवारी हैं, है ना। वहाँ से अगर अपन जाए तो मनीष वैद एक बहुत अच्छे, और देवास में मनीष वैद जी हैं, देवास में वो बहुत अच्छे कहानीकार हैं। उज्जैन में नीलोत्पल हैं, बहुत अच्छे कवि हैं उज्जैन में। और आप उधर और आगे उधर जाएं मान लो तो अच्छा है कि आप कहानीकारों की खाली बात नहीं कर रहे, कवियों की भी बात कर रहे हैं। मुझे पढ़ा सभी को है, समझा सभी को है, इसलिए है ना। तो ये बहुत अच्छे कहानीकार इसमें हैं। अब बहुत सारे जो चंद्रकांत देवताले नहीं रहे, प्रभु जोशी नहीं रहे मान लो, या क्या कहते जो बड़े कवि थे, आपके भगवत रावत नहीं रहे भोपाल में, लेकिन आज राजेश जोशी हैं जिनको हम बहुत अच्छे से बड़े कवियों का तो और कहानीकारों का तो खैर भरमार है। हम लोग बात करें, हम अभी जो कवि नहीं रहे महान और बड़े कवि, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो इस समय लिख रहे हैं, हम आज के माहौल की बात करेंगे। तो आपको मतलब जरूरी नहीं है कि आप एकदम पॉलिटिकली राइट रहें, मन में जो है उसको वो बात बदल भी सकती है। जो अभी आपके मन में हो, कल को दूसरी बात हो सकती है। पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है। अभी आपको देश में सबसे अच्छे कहानीकार, 3 कहानीकार कौन लगते हैं वर्तमान के? हम इसीलिए एक नहीं पूछ रहे जिससे ससो पंजनर है। देश में इस समय लिख रहे, छोटे हो या बड़े, मतलब उम्र में, 3 बड़े कहानीकारों का नाम बताइए जो इस समय लिख रहे हो और आपको बहुत पसंद हो इस समय जो लिख। हाँ, इस समय जो लिख रहे हो। ठीक है, बताता हूँ। देखिए, मैं जानता हूं कि बड़ा दुविधाकारी प्रश्न है, लेकिन इससे गुजरना चाहिए ताकि चीजें निकल के सामने आए। दुविधा तो उसमें है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो लिख रही हैं उसमें ममता कालिया का नाम तो लिया जा सकता है, क्योंकि वो अनवरत वो लिखते रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जो वो लिख रहे हैं, लीजेंड हो गई हैं, लीजेंड हो गई हैं। और वो जिस तरीके से लिख रही है ममता कालिया, और कुछ जो नए उसमें हैं, तो मुझे लगता है कि जो
प्रत्यक्षा, हाँ प्रत्यक्षा हैं। और जो वो कहाँ पे हैं अभी? अभी मेरे ख्याल से गुड़गांव में ही है, यहाँ गुड़गांव में है। और हरि भटनागर भोपाल के, अच्छा, जो उन्होंने बड़े कहानीकार हैं वो, लेकिन उन्होंने जो विशेष तौर पर आम लोगों पे उनकी जो कहानियां हैं। ठीक है, 3 लोगों का आपने नाम लिया। देश में इस समय 3 बड़े कहानीकारों की अगर दिनेश भट्ट जी की लिस्ट देखें तो ममता कालिया, प्रत्यक्षा जी और हरि भटनागर जी। कवि कौन कौन से हैं 3 कवि देश में जो आपको लगते हो सबसे अच्छे? कवियों में तो मुझे जो पसंद है, तो मुझे अभी जो लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कल को बदल सकते हैं जी, लेकिन अभी की बात कर रहे हैं। जी जरूर। एक तो मैं अपने मित्र मोहन कुमार डहरिया का ही नाम लूंगा, क्योंकि उनका जो शिल्प है वो एक अलग प्रकार, छिंदवाड़ा के हैं, अलग प्रकार शिल्प है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी कविताओं में जो निडरता है एक बात, और दूसरी बात उनके शिल्प में जो जिस तरीके का बिंब आता है, और जो सीधी बात करते हैं, वो एक अलग तरीके का बिंब है मोहन कुमार डहरिया का। और फिर हम अगर कवियों में बात करें तो मुझे लगता है कि राजेश जोशी, अभी जिस तरीके से उनका जो कविताएं उनकी वो थी, वो राजेश जोशी को मैं मानता हूँ, जिनको मैं ज़्यादा पढ़ते रहा। और फिर मैं बात करूँगा अपने सक्सेना जी का। कौन से सर? अपने जो लखनऊ वाले सक्सेना जी ना, अपने नरेश सक्सेना। अरे वाह, क्या बात है। नरेश सक्सेना नदी में हाँ उतरे बिना नदी पार नहीं होती। और उसमें समुद्र में बारिश, समुद्र में बारिश जो उनकी वो है। तो जो उनका कहन है, और जिस तरीके से छोटी, जब मैं कम शब्दों में और सरल शब्दों में जिस तरीके की बड़ी बात नरेश सक्सेना जी करते हैं, शानदार शानदार तरीके से करते हैं। तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि देश भर में आप जाते हैं, आपको कौन सा शहर साहित्य के मामले में सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? और मुझे लगता है पहला तो भोपाल है क्योंकि साहित्यिक गतिविधियां वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा हैं, संतोष चौबे जी और वो जिस तरीके से होती हैं। और फिर मुझे लगता है कि जबलपुर एक शहर है। अच्छा, हाँ, जबलपुर में भी जो साहित्यिक परशाई जी के बाद में भी फिर आपके ज्ञान रंजन जी भी अब नहीं रहे, पहल का शहर, पहल का शहर। तो वो जो एक वहाँ से साहित्य निकला पूरे देश भर में, तो उसे मैं मानता हूँ। अभी कुछ मित्र हैं आपके वहाँ पे जबलपुर में? कौन कौन? मलय जी अब नहीं रहे, लेकिन अब वहाँ पर अभी राजन दानी जी हैं, अभी आपके हमारे उसके प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव हैं, वो हैं। और भी मित्र हैं वहाँ पर। वो अब कुछ लोग भोपाल उसमें आ गए। संगठन की अगर बात करें जी, चाहे वो सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो, क्या कुछ संगठन ऐसे हैं देश में जो भले ही अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, अपने शहर में काम कर रहे हो, लेकिन साहित्य में अच्छा काम कर रहे हो, कार्यक्रम कराते हो, लेखकों को बुलाते हो, और उनकी वजह से शहर में थोड़ा गहमा गहमी रहती हो? उसमें मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं विशेष तौर पर, तो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, हालांकि वो उसमें उसकी इकाइयां जो हैं लगभग अगर मान लो 50 जिले हैं, तो उसमें 30 जिलों में तो उसकी इकाइयां हैं। 30 जिलों में हैं? हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और वो सालाना एक कार्यक्रम भी करते हैं, और वो जो 2-3 पुरस्कार जो वो देते हैं, जैसे भवभूति अलंकरण जो है, उसे मिनी साहित्य अकादमी माना जाता है। किस विधा में मिलता है? सभी विधा में? नहीं, हाँ, वो वरिष्ठ साहित्यकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो भवभूति अलंकरण, उसमें एक वो बागेश्वरी पुरस्कार भी देते हैं, जो 40 साल से कम उम्र के लेखकों को दिया जाता है, और वो भी बहुत चयनित होता है। और उनके कार्यक्रम होते हैं, और वो वर्ष में एक वार्षिक आयोजन करते हैं, तो उसमें सारे देश से और प्रदेश से इकट्ठे होते हैं लेखक, और उसमें कई सत्र होते हैं, तो वो एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ है, तो प्रगतिशील लेखक संघ तो बहुत प्रतिबद्ध लेखक संघ है, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें
वो पूरा ऐसा जनवादी लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ साथ है भाई। साथ वो जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, तो ये दोनों जो हैं ये एक तो विचारधारात्मक रूप से बहुत पुष्ट हैं। दूसरी बात, इसके राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, प्रांतीय सम्मेलन होते हैं, और इनकी जिला इकाइयां हैं। जिला इकाइयों के अलावा भी छोटी इकाइयां हैं, और हर 2 साल में प्रांतीय सम्मेलन होते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के बड़े लेखक और बड़े संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस लेखक संगठन की ये है कि जो एक प्रतिरोध होना, एक लेखक का जो धर्म होता है कि वो एक प्रतिरोध जाहिर करे, सत्ता से टकराए या किसी भी उससे चाहे पाखंड से हो, पुरानी जो विचारधारा है और जो पिछड़ी हुई विचारधारा है उससे लड़े। और उसमें एक वैज्ञानिक सोच होती है, प्रगतिशील विचारधारा होती है, तो उस पर वो कायम होता है। और उस पर जो लेखन भी होता है गंभीर लेखन, सतही लेखन नहीं होता, जनवादी लेखक संघ में भी और उसमें भी। तो इसलिए वो ज्यादा काल्पनिक भी है। हम आम जो साहित्य के छात्र हैं खासतौर पर विश्वविद्यालयों में, उनके लिए प्रश्न पूछना भी चाहते थे कि आज लेखक संगठनों की क्या स्थिति है। पहले तो लगभग सभी लेखक संगठनों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज आप लेखक संगठनों को किस तरीके से देखते हैं, बता दीजिए पहले तो कि इस समय देश में कौन कौन से लेखक संगठन जिंदा हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रगतिशील लेखक संघ तो जिंदा है और वह काम भी कर रहा है। जनवादी लेखक संघ भी जिंदा है, और बहुत छोटे छोटमोट लेखक संगठन हैं जो दूसरी विचारधारा के भी हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका लेखक संगठन की जो होती है, दरअसल लेखक होता क्या है? लेखक जो होता है वो समाज की संवेदनाओं को अपनी रचनात्मक कौशल से अभिव्यक्त करता है। तो प्रश्न ये है कि अब जो समाज में क्या घटित हो रहा है, और तत्काल उस समय जो उसका जो समय होता है, लेखक का समय जो होता है उसकी रचना में वह समय है कि नहीं, और वो समय अपने प्रतिरोध के साथ में और पूरे अपनी क्षमता के साथ में उपस्थित है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जो सतही लेखन है या सत्ता की चाटुकारिता वाला लेखन है, या जो ऐसा लेखन है जो समाज को पीछे की ओर ले जाता है, उस लेखन की अपेक्षा जो ऐसे लेखक संगठन हैं, प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ जैसे लोग, ये प्रतिगामी होते हैं और ये प्रगतिशील होते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है, प्रतिगामी नहीं होते, प्रगतिशील होते, सॉरी, तो ये प्रगतिशील होते हैं। और ये एक सबसे बड़ी चीज चिंतन तो देते हैं, और चिंतन देते हैं और दिमाग में जो पाठक है उसको चिंतन देने के साथ साथ। क्या किसी ऐसे लेखक संगठन को भी आप जानते हैं या नाम सुना है आज के दौर में, खासतौर से जब बीजेपी की सरकार है लंबे समय से, तो क्या दक्षिणपंथी विचारधारा के भी कुछ लेखक संगठन हैं जिनका नाम सुना हो आपने? हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के मध्य प्रदेश लेखक संघ जैसे हमारे यहाँ पर एक है। अच्छा। और बहुत सारे हैं, उसमें छोटे लेखक संघ हैं। वो भले ही दक्षिणपंथी विचारधारा का हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसमें कोई 1-2 लेखक भी ऐसे हैं जो भले दक्षिणपंथ के हों लेकिन अच्छा लिखते हैं? मुझे लगता है कि लेखक तो कोई भी वो अच्छा लिखता है, लेकिन वो बात ये है कि वो किन विचारों से जुड़ा है। तो दर्शन लेखन जो है वो है तो आपके आसपास की चीज, और एक ऑब्जर्वेशन होता है। लेखक जो होता है वो एक ऑब्जर्वर होता है, और वो किस तरीके से समाज को या उस किसी घटना को, किसी अनुभव को, किसी स्मृति को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सारा कुछ उसके ऊपर होता है। लेकिन अगर उस ऑब्जर्वेशन में अगर एक व्यक्तिगत विचारधारा घुस जाए या उसमें एक रूढ़ी घुस जाए किसी प्रकार की, तो निश्चित है कि वो लेखन थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो सकता है। तो दक्षिण पंथ में एक यही लेखन में एक बात यही होती है कि वो जो रूढ़ियां हैं, जो पाखंड हैं, जो और बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक पोटेंशियल होता है
कि आप हैं तो दक्षिणपंथी, प्रतिगामीवाद कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान आपके उसमें नहीं दिख रहा है, बच्चों को लेकर के कोई बहुत आगे की सोच नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक पोटेंशियल दिखता है। तो पूरे देश में आपकी नज़र में, जरूरी नहीं कि आपने सब कुछ देखा ही हो सकता है आपसे छूट गया हो, लेकिन क्या अब तक आपके निगाह में कोई दक्षिणपंथी लेखक ऐसा है दिमाग में जिसके अंदर पोटेंशियल हो, भले वो प्रतिगामी लिख रहा हो? देखिए, प्रश्न ये है कि उसका कंटेंट क्या है, अगर उसकी विषय वस्तु क्या है। दरअसल ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर संघ के तमाम बड़े नेताओं से और प्रांत प्रचारकों से और तमाम लोगों से मुलाकात होती है, तो उसमें यही मैं कहता हूं कि आप लोग कब्जा तो कर ले रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों पे, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं। सही भाई ठीक है, आज आपका राज है, हो सकता है कि और लंबा चले, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग तो पैदा करिए। जेएनयू को आपने कब्जा कर लिया, लेकिन क्या जेएनयू में जिन वामपंथियों को आप गाली देते हैं, उन वामपंथियों के बराबर के इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर पा रहे हैं? आप भले ही अपनी सोच के हों, लेकिन वो पढ़ते लिखते तो हों। ऐसा हो सकता है कि आप दक्षिणपंथी विचारधारा के हों, लेकिन बहुत पढ़ते लिखते हों। ऐसे लोग भी कम मिल रहे हैं। क्या ये आप देख रहे हैं कि इतने साल से तीसरे टर्म में मोदी जी की सरकार चल रही है, बीजेपी का चारों ओर बोलबाला है तमाम राज्यों में, तो जो दक्षिणपंथी विचारधारा के ही सही, लेकिन अधिक पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो पा रहे हैं? नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा था कि दरअसल वो पढ़ क्या रहे हैं। मैं जो कंटेंट की बात कर रहा था, आपसे विषय वस्तु की बात कर रहा था, इंटेलेक्चुअल तो है उनके पास में, वो बौद्धिक स्तर भी रखते हैं, लेकिन दरअसल वो पढ़ क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। अब एक अगर मान लो वो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं? अगर वो इतिहास को केवल वैश्विक दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, या भारतीय इतिहास को भी केवल एक हिंदूवादी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अगर मान लो वो सार्वभौमिक दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं और उस पर चिंतन भी उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एक ही रास्ते पर जाएंगे। लेकिन यदि वो विश्व साहित्य पढ़ेंगे, सारे संघर्ष जो हैं और सारे देशों के एक से रहे हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं या घटनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि आप उसको किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं और किस कंटेंट में पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ मुसीबत, हमारे देश में मुसीबत यही है कि जो सारा इतिहास हमें जो पढ़ना है या जो विज्ञान पढ़ना है, अब मैंने ये देखा कि जो विज्ञान के छात्र हैं या जो जिन्होंने विज्ञान में ग्रेजुएशन प्रोड्यूशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो लोग बहुत ज़्यादा पाखंडी और आडंबर वाले हैं। तो प्रश्न वही है कि आपने पढ़ा तो है, मतलब जब आप ये समझते हैं कि सृष्टि, जब वैज्ञानिक दृष्टि से आप समझते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आपने पढ़ लिया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और आप वो ठीक है कि संघी जो होंगे और जो लेकिन वो जब तक उसको मानेंगे, विचारधारा के होंगे, वो कहेंगे कि भाई पृथ्वी नाग के फन पे टिकी है, वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके वामपंथी साहित्यकार बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं, करते रहे हैं, उस तरीके से पढ़ने लिखने वाले लोग, खासतौर से बीजेपी की पिछले 12 साल की शासनकाल में केंद्र सरकार की, क्या ऐसे लोगों की संख्या देश में बढ़ी है जो दक्षिण पंथ के हों लेकिन पढ़ने लिखने में आगे बढ़े हों, और इंटेलेक्चुअल्स की संख्या दक्षिण पंथ की बढ़ी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी बढ़ी है। यही मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने बात नहीं पढ़ा है। मुसीबत यही है कि उन्होंने पढ़ा है, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने इतिहास को पढ़ा है, उन्होंने विज्ञान को पढ़ा है, उन्होंने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन उनके जो लॉजिक होते हैं, उनके जो तर्क होते हैं, वो संकीर्ण होते हैं, वो विस्तीर्ण नहीं होते हैं, वो संकीर्ण होते हैं, मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। वो यदि जिस दिन वो उस दिन को उसको समझ लें,
अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है, अध्ययन भी करते हैं, उसको अध्ययन भी करते ठीक हैं, है, जानते भी। सीधा सवाल, हाँ। आप मानते हैं कि देश में पॉलिटिकली, साहित्यिक तौर पे नहीं, पॉलिटिकली वामपंथ डूब चुका है? नहीं, वामपंथ डूबने से मतलब क्या है? वामपंथ विचारधारा डूब गई है, वामपंथ राजनीति डूब गई है। राजनीति, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, हाँ। सत्ता के मामले